12 मार्च 1993 का वो दिन जब मुंबई की सड़कों पर एक के बाद एक जोरदार धमाके गूंजे। पूरे शहर की रूह कांप उठी। इन धमाकों ने 257 जिंदगियां लील लीं और 713 से ज्यादा लोग लहूलुहान हो गए। इस खौफनाक साजिश का मास्टरमाइंड था अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। वजह थी बाबरी मस्जिद का गिराया जाना और उसके बाद भड़के दंगे। धमाकों का असर इतना भयावह था कि बैंक ऑफ बड़ौदा की इमारत का बेसमेंट उड़कर मलबे में तब्दील हो गया। आसपास की इमारतों के शीशे तक चकनाचूर हो गए। जांच में पुलिस को कई चौंकाने वाले सुराग मिले। तभी सामने आया कि बॉलीवुड प्रोड्यूसर समीर हिंगोरा, हनीफ कड़ावाला और इब्राहिम मूसा चौहान यानी बाबा चौहान लगातार दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम के संपर्क में थे। 11 अप्रैल 1993 को डीसीपी राकेश मारिया ने बाबा चौहान को पकड़कर पूछताछ शुरू की। मारिया ने सख्ती से सवाल किया, ये हथियार कहां से आए, किसके लिए थे? बाबा चौहान ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, साहब, अनीस ने मुझे और अब्बू सलीम को कहा था कि कुछ गिटार और टेनिस बॉल्स संजू बाबा के घर पहुंचाओ। मारिया चौंक गए, बोले, गिटार, टेनिस बॉल्स, इसका क्या मतलब है? बाबा चौहान ने धीरे से कहा, गिटार मतलब AK-56 राइफल और टेनिस बॉल्स मतलब हैंड ग्रेनेड। मारिया ने तुरंत पलटकर पूछा, और ये संजू बाबा कौन है? बाबा चौहान बोला, फिल्म स्टार संजय दत्त। ये सुनते ही पूरे मीडिया में भूचाल आ गया। अगले ही दिन अखबारों की हेडलाइंस में सिर्फ एक नाम था, संजय दत्त। उस वक्त संजय मॉरिशस में थे, फिल्म आतिश की शूटिंग कर रहे थे। खबर सुनकर उन्होंने खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर अमरजीत सिंह सामरा को फोन किया। सर, मैंने सुना कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं बम धमाकों में शामिल हूं, क्या यह सच है? सामरा ने शांत स्वर में जवाब दिया, हां, हनीफ और समीर ने तुम्हारा नाम लिया है। संजय घबराकर बोले, सर, अगर आप कहें तो मैं अभी शूटिंग कैंसिल करके वापस आ सकता हूं। सामरा, जो सुनील दत्त को अच्छे से जानते थे, ने समझाते हुए कहा, बेटा, कोई जल्दी नहीं है, तुम अपनी शूटिंग पूरी करो और शेड्यूल के मुताबिक लौट आना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 6 दिन बाद जैसे ही संजय मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे, पुलिस ने उन्हें वहीं गिरफ्तार कर लिया। 26 अप्रैल 1993 को टाड़ा कानून के तहत उनका कबूलनामा दर्ज किया गया। मुंबई पुलिस के डीसीपी कृष्णलाल बिश्नोई के सामने संजय ने खुलकर बोला, मेरे पास 3 लाइसेंसी हथियार हैं, एक 270 राइफल, एक 375 मैग्नम डबल बैरल राइफल और एक 12 बोर डबल बैरल गन। मुझे शिकार का शौक है, अक्सर अपने दोस्त यूसुफ नलवाला के साथ शिकार पर जाता हूं। उन्होंने आगे बताया, साल 1991 में जब मैं फिल्म यलगार की शूटिंग के लिए दुबई गया था, तो फिरोज खान ने मेरी मुलाकात दाऊद इब्राहिम और उसके भाई अनीस से करवाई। उसके बाद अनीस हमसे मिलने आने लगा। मैं पहले से ही हनीफ कड़ावाला और समीर हिंगोरा को जानता था। उनकी कंपनी मैग्नम वीडियो थी और उन्होंने मुझे फिल्म सनम में साइन किया था। उसी बहाने वे अक्सर मेरे घर आते रहते थे। एक दिन हनीफ ने मुझसे कहा कि वो मेरे लिए ऑटोमेटिक हथियार मंगवा सकता है। शुरू में मैंने टाल दिया, लेकिन बार बार कहने पर आखिरकार मान गया। संजय ने कबूलनामे में आगे कहा, जनवरी 1993 की एक रात करीब 9 बजे समीर और हनीफ मेरे घर आए। उनके साथ अब्बू सलीम भी था। उन्होंने कहा कि कल सुबह हथियार लेकर आएंगे। अगले दिन सुबह वो लोग एक मारुति वैन से मेरे घर पहुंचे और हथियार अंदर पहुंचा दिए। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि बॉलीवुड का चमकता सितारा इस तरह एक अंधेरे रास्ते पर खड़ा होगा, जहां हर तरफ सिर्फ शक, डर और बदनामी थी। उस रात जब मारुति वैन से 3 AK-56 राइफलें उतारी गईं, तो मेरा कलेजा जोर से धड़कने लगा। बंदूकें देखकर मैं बुरी तरह डर गया। मैंने जल्दी से घर से कपड़ा लाकर दिया और उन्होंने उन हथियारों को उसमें बांधकर मेरे हाथ में पकड़ा दिए। उनके पास करीब 250 राउंड गोलियां भी थीं। मैंने घबराकर कहा, मुझे सिर्फ एक हथियार चाहिए, बाकी सब यहां मत रखो। लेकिन उनका जवाब था, फिलहाल तुम इन्हें रख लो, जरूरत नहीं पड़ी तो हम वापस ले जाएंगे। इतना कहकर उन्होंने मुझे भूरे रंग के कुछ हैंड ग्रेनेड भी दिखाए। मैं तुरंत चिल्ला पड़ा, नहीं,
ये सब मेरे घर से अभी बाहर ले जाओ। बाद में मुंबई पुलिस के सामने दिए अपने कबूलनामे में संजय ने साफ कहा, मैंने राइफलें और कारतूस अपनी फियाट कार की डिक्की में रखे। उसी रात उन्हें निकालकर घर के अंदर छिपा दिया, लेकिन मैं इतना डर गया था कि 2 दिन बाद हनीफ को बुलाकर कहा, यार ये हथियार वापस ले जाओ। फिर 2 दिन बाद वो लोग आए और 2 राइफलें और कुछ गोलियां उठा ले गए, लेकिन एक AK-56 राइफल और कुछ कारतूस मैंने अपने पास रख लिए। संजय ने आगे बताया, सितंबर 1992 में जब मैं शूटिंग कर रहा था, तभी दाऊद गैंग का आदमी कयूम मेरे पास आया। उसने मुझे 9 mm की पिस्तौल दिखाई। वो मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने उसी वक्त उसे 400 रुपए कैश देकर खरीद लिया। उन्होंने कहा, फिर 2 अप्रैल 1993 को मैं मॉरिशस चला गया आतिश फिल्म की शूटिंग के लिए। वहीं मुझे खबर मिली कि समीर और हनीफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह सुनकर मैं हिल गया। लगा कि अगर उन्होंने मेरा नाम ले लिया तो मैं सीधा फंस जाऊंगा। घबराहट में संजय ने अपने करीबी दोस्त यूसुफ नलवाला को फोन किया और कहा, घर की दूसरी मंजिल पर एक काले बैग में जो रखा है उसे तुरंत उठाकर पूरी तरह नष्ट कर दो, वरना मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। लेकिन जब अखबारों में यह छप गया कि संजय दत्त के पास AK-56 राइफलें मिली हैं, तो उनके पिता सुनील दत्त ने खुद बेटे से सवाल किया, संजू क्या यह सब सच है? संजय ने साफ इनकार कर दिया, पर अंदर से उनकी बेचैनी इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्होंने तय कर लिया मुंबई वापस लौटेंगे। सुनील दत्त ने बेटे की फ्लाइट डिटेल्स खुद पुलिस तक पहुंचा दी और जैसे ही संजय एयरपोर्ट पर उतरे, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। वहां उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया। संजय दत्त का यह कबूलनामा कि उन्होंने अवैध हथियार रखे थे, पूरे देश और फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। ये वही हथियार थे जो उस खतरनाक कंसाइनमेंट का हिस्सा थे और जिन्हें बाद में मुंबई बम धमाकों में इस्तेमाल किया गया। इस केस में संजय दत्त का नाम सीधे जुड़ गया। उनके पिता सुनील दत्त टूट चुके थे, लेकिन बेटे से मोह इतना गहरा था कि उन्होंने उसे बचाने की पूरी कोशिश शुरू कर दी। पर अफसोस, फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें ज्यादा सपोर्ट नहीं दिया। संजय को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनकी सबसे करीबी रही माधुरी दीक्षित ने उनसे दूरी बना ली। जेल में रहते हुए संजय उन्हें लगातार फोन करते रहे, लेकिन माधुरी ने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया, मेरा संजय दत्त से कोई लेना देना नहीं है। मैं ना उनसे प्यार करती हूं और ना ही उनसे शादी करने वाली हूं। उनके ये शब्द संजय के लिए किसी तूफान से कम नहीं थे। एक तरफ कानून की गिरफ्त, दूसरी तरफ टूटता परिवार और ऊपर से मोहब्बत का यूं बिखर जाना। सबने मिलकर उन्हें अंदर से तोड़कर रख दिया। संजय दत्त की गिरफ्तारी ने जहां पूरे देश को हिला दिया था, वहीं उनकी आने वाली फिल्म खलनायक के मेकर्स ने इसका पूरा फायदा उठाया। फिल्म के पोस्टर्स पर हथकड़ी पहने संजय की तस्वीर छप गई और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, हां मैं हूं खलनायक। यह देखकर दत्त परिवार गुस्से से भर उठा, लेकिन डायरेक्टर सुभाष घई ने साफ कहा, यह सब पहले से ही तय था, इसमें गिरफ्तारी का कोई हाथ नहीं है। संजय की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनके घर की पूरी तलाशी ली, लेकिन वहां से कुछ खास बरामद नहीं हुआ। 5 मई 1993 को संजय को हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। बाहर निकलते ही उन्होंने काम पर लौटना शुरू कर दिया। उनकी रुकी हुई फिल्में गुमराह और साहिबान रिलीज हुईं और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुईं। एक बार फिर संजय स्टारडम की चोटी पर पहुंच गए। इसी दौर में उनका नाम मॉडल रिया पिल्लई के साथ जुड़ने लगा, लेकिन कानूनी मुश्किलें पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थीं। टाडा केस की सुनवाई जारी थी और इसके साथ ही पत्नी ऋचा शर्मा से तलाक और बेटी त्रिशला की कस्टडी का मामला भी उलझा हुआ था। फिर आया 4 जुलाई 1994 का दिन। जज जेबोंडेन पटेल ने संजय की जमानत रद्द कर दी। इस बार उन्हें ठाणे जेल की अंडाशील में भेजा गया, वो जगह जहां हाई सिक्योरिटी कैदियों को रखा जाता था। ये एक छोटी, अंधेरी और दमघोंटू कोठरी थी, जिसमें धूप की एक किरण तक नहीं पहुंचती थी। वहां संजय पूरी तरह टूटने लगे। जेल के अकेलेपन ने उन्हें अंदर से खा लिया था। एक दिन गुस्से और हताशा में उन्होंने जोर से अपना सिर दीवार पर दे मारा।
खून बहा, टांके लगे। बाद में जेल प्रशासन ने उन्हें एक कैदी प्यारा सिंह के साथ रखा। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और यही रिश्ता संजय को भीतर से संभालने लगा। इधर बाहर सुनील दत्त अपने बेटे को जेल से निकालने के लिए हर दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन न तो उनकी पार्टी कांग्रेस ने साथ दिया और न ही कोई बड़ा नेता मदद के लिए आगे आया। उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार थे और सुनील दत्त और उनके रिश्ते किसी भी तरह अच्छे नहीं थे। मजबूरी में सुनील दत्त ने फैसला किया कि अब वो अपने पुराने राजनीतिक विरोधी और शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे से मदद मांगेंगे। जब इस बारे में सुनील दत्त से पूछा गया कि क्या उन्होंने वाकई बाल ठाकरे की मदद ली थी, तो उन्होंने साफ कहा, जब केस चल रहा था उस समय सरकार थी शिवसेना की, बीजेपी की, उस समय आपने बाल ठाकरे की मदद ली? बाल ठाकरे जी इज माई ओल्ड फ्रेंड। जब मैं राजनीति में नहीं था उस जमाने से मैं उनको जानता हूँ एंड ही रेस्पेक्ट्स मी, आई रेस्पेक्ट हिम। और मैं मिला उनको इसलिए कि उस जमाने में उनकी सरकार थी, मिस्टर बाल ठाकरे की उनकी सरकार थी। और आपको याद होगा वो कहते थे कि चाबी मेरे पास है, तो जिसके पास चाबी होती है रिमोट कंट्रोल। हाँ जी, रिमोट कंट्रोल मेरे पास है। अब जिसके पास चाबी होती है रिमोट कंट्रोल, उसी के पास आदमी जाएगा ना जी। ये बयान साफ दिखाता था कि पिता अपने बेटे के लिए किस हद तक जाने को तैयार थे। जिस दौर में हर तरफ दरवाजे बंद हो चुके थे, सुनील दत्त ने वो कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। लोग हैरान रह गए क्योंकि सुनील एक तरफ तो पुराने कांग्रेसी थे, दूसरी तरफ उनकी शादी हुई थी मशहूर अभिनेत्री नरगिस से, जो मुस्लिम थी। इसके अलावा जब मुंबई में दंगे हुए थे तो सुनील दत्त ने दंगा पीड़ितों की खुलकर मदद की थी, जिस वजह से शिवसेना ने उन्हें मुस्लिम हितैषी कहकर कड़ा विरोध किया था। ऊपर से शिवसेना ने तो संजय की गिरफ्तारी का भी समर्थन किया था। लेकिन हालात ऐसे बन गए कि सुनील दत्त के पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा। वो सीधे अपने पुराने विरोधी बाल ठाकरे के दरवाजे पर पहुंचे। ठाकरे ने पहले तो चुप्पी साधी, लेकिन फिर अचानक दत्त परिवार के पक्ष में आ गए। सामना अखबार में संजय दत्त को राजनीतिक साजिश का शिकार बताया जाने लगा और बाल ठाकरे ने खुलेआम कहा, मुझे नहीं लगता कि दत्त परिवार का कोई भी सदस्य कभी देशद्रोही हो सकता है। यहां तक कि माना जाता है ठाकरे ने खुद प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से भी संजय को लेकर बात की थी। जब उनसे पूछा गया, क्या आप संजय दत्त को राष्ट्रभक्त मानते हैं? संजय दत्त को आप राष्ट्रभक्त मानते हैं? The whole family, the नरगिस, the Mr. सुनील दत्त और ये सब लड़के। अब जबकि ठाकरे खुलकर सामने आ गए थे तो बाकी जगहों से भी समर्थन आने लगा। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा और राज बब्बर खुद राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से जाकर मिले। मार्च 1995 में महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की सरकार बन गई। ताकत सीधे बाल ठाकरे के हाथों में आ गई। ऐसे में संजय की रिहाई को लेकर उम्मीदें और बढ़ गईं। एक दिन सवाल हुआ था कि संजय दत्त को छोड़ देंगे जब आपकी सरकार आएगी। आपकी सरकार आ गई, आज 4 महीने हो गए, संजय दत्त तो अभी जेल से छूटे नहीं। हमारी सरकार आने के बाद संजय रिहा होना चाहिए, रिहाई होनी चाहिए उनकी। ठीक है, मैं कर रहा हूं, करूंगा भी। आखिरकार 16 अक्टूबर 1995 को संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल गई। 15 महीने की जेल की सजा खत्म हुई। बाहर आते ही संजय सीधे सिद्धिविनायक मंदिर गए, माथा टेका और फिर घर जाने से पहले मातोश्री पहुंचे। वहां बाल ठाकरे से गले मिलते हुए उनकी तस्वीरें अगले दिन सारे अखबारों की सुर्खियां बन गईं। लेकिन जेल से बाहर आने की इस राहत के तुरंत बाद किस्मत ने उन्हें एक और बड़ा झटका दिया। न्यूयॉर्क में कैंसर से जूझ रही उनकी पत्नी ऋचा शर्मा की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी और दिसंबर 1996 में ऋचा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पत्रकार एस हुसैन जैदी ने अपनी किताब माय नेम इज अब्बू सलीम में लिखा है कि एक वक्त पर छोटा शकील अब्बू सलीम को खत्म करना चाहता था। इस प्लान में उसने संजय दत्त को मोहरा बनाने की कोशिश की, जो कभी अब्बू सलीम के काफी करीबी दोस्त हुआ करते थे। लेकिन यह साजिश ज्यादा देर तक छुपी नहीं रही। खबर अब्बू सलीम तक पहुंच गई और उसने तय किया कि अब संजय को ही रास्ते से हटाया जाएगा। गोवा में उसे खत्म करने का प्लान बनाया गया। अब्बू सलीम ने 4 शूटर तैनात किए थे, जिन्हें हुक्म था कि गोवा या फिर मुंबई एयरपोर्ट पर जैसे ही मौका मिले संजय को मार गिराया जाए। लेकिन संजय तक भी यह बात पहुंच गई। जान पर बन आई
तो वो होटल के कमरे में ही अपने दोस्तों को लगातार फोन करने लगे। कोशिश यही थी कि किसी तरह सलीम से समझौता हो सके। आखिरकार बीच में आए अकबर खान, जिसने कभी अब्बू सलीम की जान बचाई थी। उसी एहसान की वजह से सलीम अकबर की बात मान गया। उसने साफ कह दिया, जब तक संजय अकबर खान की कार में रहेंगे, मेरे शूटर उनका बाल भी बांका नहीं करेंगे। और सचमुच अकबर खान की वजह से उस रात संजय दत्त की जान बच गई। इधर उनकी निजी जिंदगी में भी उथल पुथल बढ़ रही थी। रिया पिल्लई से रिश्ते दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। खबरें आने लगीं कि संजय का पाकिस्तान की बेली डांसर नादिया दुर्रानी से अफेयर चल रहा है। वहीं दूसरी ओर रिया का नाम टेनिस खिलाड़ी लिंडर पीस के साथ जुड़ने लगा। दोनों के बीच खाई इतनी गहरी हो गई कि आखिरकार साल 2008 में उनका तलाक हो गया। हालांकि वे काफी पहले से ही अलग हो चुके थे। इसी बीच साल 2003 में संजय की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उनकी फिल्म मुन्ना भाई MBBS रिलीज हुई। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई और लोगों के दिलों में संजय की एक बिल्कुल नई इमेज बन गई। जादू की झप्पी और टेंशन नहीं लेने का जैसे डायलॉग्स घर घर में गूंजने लगे। पब्लिक की नजरों में संजय एक प्यारे मासूम भाई की छवि में उतर आए। एक लंबे वक्त बाद उनकी जिंदगी पटरी पर लौटती दिखने लगी। साल 2005 में दत्त परिवार अपने नए घर इंपीरियल हाइट्स में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा था। लेकिन 25 मई 2005 की रात किस्मत ने फिर जोर का झटका दिया। सुनील दत्त को नींद में ही दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। मां के बाद अब पिता का साया उठने से संजय पूरी तरह बिखर गए। इन्हीं मुश्किल दिनों में उनकी जिंदगी में मान्यता आई, जिनका असली नाम था दिलनवाज शेख। मान्यता ने न सिर्फ संजय के करियर और फाइनेंस को मैनेज किया, बल्कि उन्हें बुरे दोस्तों से दूर कर जिंदगी को फिर से संभालने की कोशिश की। फिर आया साल 2006। राजकुमार हिरानी मुन्ना भाई MBBS की सीक्वल लगे रहो मुन्ना भाई लेकर लौटे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया और लोगों के दिलों में संजय की जगह और पक्की हो गई। अब जनता का नजरिया धीरे धीरे उनके पक्ष में बदलने लगा था। लेकिन इसी दौरान संजय दत्त पर चल रहे टाड़ा केस का फैसला आने का वक्त भी करीब पहुंच गया। संजय दत्त का केस अभी भी अदालत में चल रहा था और वो जमानत पर बाहर थे। 28 नवंबर 2006 को जज PD कोड़े ने एक अहम फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि CBI यह साबित नहीं कर पाई कि जो हथियार संजय दत्त के घर पहुंचे थे वही टाइगर मेमन और बाकी आरोपियों द्वारा तस्करी कर लाए गए थे, जिन्हें मुंबई धमाकों में इस्तेमाल किया गया। इसलिए संजय पर धमाकों में मदद करने का आरोप साबित नहीं होता। कोड़े ने आगे कहा कि संजय के कबूलनामे और बाकी सबूतों से ये तो साफ होता है कि उन्होंने हथियार अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए रखे थे। इसलिए टाड़ा की धारा 5 के तहत उन्हें आतंकवादी नहीं माना जा सकता। कोर्ट का फैसला साफ था, संजय दत्त दोषी हैं, लेकिन सिर्फ अवैध हथियार रखने के केस में। मुंबई बम धमाकों की साजिश से उनका कोई लेना देना नहीं था। जज P.T. कोड़े ने कोर्ट में कहा, मेरे हिसाब से संजय दत्त आतंकवादी नहीं है, लेकिन राहत अधूरी रही। 31 जुलाई 2007 को टाड़ा कोर्ट ने संजय को अवैध हथियार रखने के आरोप में 6 साल की कठोर कैद की सजा सुना दी। फैसला आते ही उन्हें गिरफ्तार कर आर्थर रोड जेल भेज दिया गया। जेल की सलाखों के पीछे भी संजय ने हार नहीं मानी। उन्होंने सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर दी। नतीजा यह हुआ कि 27 नवंबर 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फिर से जमानत दे दी। जेल से बाहर आते ही संजय ने दोबारा फिल्मों की शूटिंग शुरू कर दी। फिर आया 7 फरवरी 2008 का दिन। संजय ने गोवा में मान्यता से शादी कर ली। हालांकि इस शादी में उनकी बहनें प्रिया दत्त और नम्रता दत्त शामिल नहीं हुई, क्योंकि उन्हें मान्यता बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसी वक्त संजय ने अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ लेने का फैसला किया, राजनीति। लेकिन उन्होंने कांग्रेस का हाथ नहीं थामा, जबकि उनके पिता सुनील दत्त लंबे वक्त तक वहीं से सांसद रहे थे, बल्कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। उस वक्त अमर सिंह का पार्टी में काफी असर था और सपा बॉलीवुड सितारों को जोड़कर अपनी ताकत बढ़ा रही थी। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने संजय दत्त को लखनऊ से उम्मीदवार घोषित कर दिया। संजय ने भी पूरी तैयारी शुरू कर दी। रोड शो निकाले, सिर पर SP की लाल टोपी पहनी और जनता के बीच उतर गए। लेकिन तभी कानूनी अड़चन सामने आ गई।
नियम यह था कि जिसे 2 साल से ज्यादा की सजा हो चुकी है वो अपनी सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ सकता। चूंकि टाढ़ा कोर्ट संजय को 6 साल की सजा सुना चुकी थी, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली कि उनके कन्विक्शन पर रोक लगाई जाए ताकि वे चुनाव लड़ सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। अदालत का कहना था कि कानून सबके लिए बराबर है, संजय चुनाव नहीं लड़ सकते। मजबूरन सपा ने उनकी जगह पूर्व मिस इंडिया नफीसा अली को लखनऊ से मैदान में उतार दिया। हालांकि पार्टी ने संजय को महासचिव बना दिया ताकि वे चुनाव प्रचार कर सकें। कुछ वक्त तक उन्होंने पार्टी के लिए कैंपेन किया, लेकिन धीरे धीरे राजनीति से उनका मोहभंग हो गया। आखिरकार उन्होंने समाजवादी पार्टी भी छोड़ दी और राजनीति से लगभग संन्यास ले लिया। संजय की जिंदगी जैसे फिल्मों का एक नॉन स्टॉप शो था। एक तरफ उनकी डबल धमाल और सन ऑफ सरदार जैसी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही थी, वहीं साल 2012 में अग्निपथ आई, जिसमें उन्होंने खतरनाक विलेन कांचा चीना का किरदार निभाकर सबको हिला दिया। लेकिन किस्मत ने जैसे उन्हें चैन से जीने का वक्त ही नहीं दिया। इधर उनकी फिल्मों से करियर फिर से ऊंचाइयां छू रहा था और उधर 21 मार्च 2013 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। जिस अपील पर संजय ने अपनी सजा को चुनौती दी थी, उसमें भी अदालत ने उन्हें अवैध हथियार रखने का दोषी माना। फर्क बस इतना हुआ कि पहले मिली 6 साल की सजा को घटाकर 5 साल कर दिया गया। इनमें से 18 महीने वह पहले ही जेल में काट चुके थे, लेकिन बाकी सजा पूरी करनी बाकी थी। 16 मई 2013 को संजय दत्त ने खुद मुंबई पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पहले उन्हें आर्थर रोड जेल भेजा गया और बाद में ट्रांसफर करके पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल पहुंचा दिया गया। यहां उनकी पहचान बनी कैदी नंबर 16,656। संजय को हाई सिक्योरिटी फांसी वार्ड में रखा गया, जहां मौत की सजा पाए कैदियों को रखा जाता था। उनकी सेल के बाहर सिर्फ 100 स्क्वायर फुट का छोटा सा बगीचा था, जिसमें वह 4 गार्ड्स की सख्त निगरानी में टहलते थे। बाकी कैदियों से बातचीत पर पाबंदी थी। उनकी दिनचर्या बेहद सख्त थी। सुबह 5:30 बजे उठकर पूजा और एक्सरसाइज, फिर ब्रेकफास्ट और उसके बाद जो भी काम सौंपा जाता वही करना। उन्हें ऐसे ही काम दिए जाते जिन्हें वह अपनी सेल से ही कर सकें, ज्यादातर कागज के थैले बनाना या बेत का काम। लेकिन इसी जेल की दीवारों के बीच उनकी आवाज एक नए रूप में गूंजी। जेल प्रशासन ने उन्हें अपने रेडियो स्टेशन का मुख्य आरजे बना दिया। हर दिन दोपहर 12 से 1 बजे तक लाउडस्पीकर पर गूंजता, वेलकम टू रेडियो यरवदा, मैं हूं आपके साथ आपका आरजे संजय दत्त, कैदी नंबर 16,656। अब बाकी कैदियों के लिए सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि उम्मीद बन गए थे। इसी दौरान उन्होंने मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़नी शुरू की और किताबों से एक नया सुकून पाया। जेल में उनके अच्छे व्यवहार के कारण उनकी सजा 60 दिन कम कर दी गई। आखिरकार 25 फरवरी 2016 की सुबह वह पल आया। डार्क ब्लू शर्ट और जीन्स में संजय जेल से बाहर निकले। दाढ़ी बढ़ी हुई थी, माथे पर तिलक, आंखों में हल्की नमी। बाहर निकलकर उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर देखा, जेल पर लहरा रहे तिरंगे को सलामी दी और मिट्टी को माथे से लगाया। उस पल में जैसे उनकी जिंदगी का पूरा सफर आंखों के सामने गुजर गया हो। जेल के बाहर राजकुमार हिरानी, लेखक अभिजीत जोशी और उनकी पत्नी मान्यता जुड़वा बच्चों के साथ इंतजार कर रहे थे। घर पहुंचने पर उनकी बहन प्रिया दत्त ने गले लगाकर रोते हुए कहा, भैया अब और मुश्किलें नहीं सहनी, बस घर पर ही रहना। 2 साल बाद यानी 2018 में उनके दोस्त राजकुमार हिरानी ने उनकी जिंदगी पर फिल्म संजू बनाई। इस फिल्म ने हर किसी को हिला दिया। इसमें दावा किया गया कि संजय के 308 औरतों के साथ रिश्ते रहे थे और खुद संजय ने भी कहा था, भाई यही तक गिन पाया था। संजय की जिंदगी फिल्मों जैसी लगती जरूर है, लेकिन असल में उससे कहीं ज्यादा फिल्मी थी। इसके आगे का हिसाब उन्होंने कभी रखा ही नहीं। द कपिल शर्मा शो में खुद संजय दत्त ने हंसते हुए कंफर्म कर दिया था कि हाँ, उन्होंने सचमुच इतनी ही महिलाओं को डेट किया है। जब संजू रिलीज हुई तो उस फिल्म ने संजय को जैसे आईने में दिखा दिया, बिना किसी दिखावे के, बिल्कुल वैसा जैसा उनका असली चेहरा था। और शायद यही वजह थी कि फिल्म सुपरहिट हो गई। लेकिन किस्मत को मानो उनकी जिंदगी में हर बार नया तूफान लाने की आदत थी। अगस्त 2020 में अचानक उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई और तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहां टेस्ट हुए तो रिपोर्ट देखकर सब दंग रह गए, फेफड़ों का 4थे स्टेज का कैंसर। उस वक्त संजय अपने कमरे में अकेले थे, मान्यता दुबई में थी।
ये खबर सुनकर जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आया, मुझे कोई इलाज नहीं कराना, अगर किस्मत में मौत लिखी है तो मैं मर जाऊंगा। डॉक्टर भी चौंक गए, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं हार मान गया तो मेरा परिवार भी टूट जाएगा और ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। फिर शुरू हुई एक नई जंग। डायरेक्टर राकेश रोशन ने उन्हें डॉक्टर सेवंती लिमये से इलाज कराने की सलाह दी। छाती में एक पाइप डाला गया, पर संजय ने वहीं डॉक्टर को चैलेंज कर दिया, देखना डॉक्टर, 2 हफ्तों में ये पाइप निकल जाएगा। डॉक्टर बाद में बताते हैं कि कीमोथेरेपी के बावजूद संजय हर दिन 2 घंटे वर्कआउट करते थे। यही जज्बा, यही जिद उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। वक्त बीता और कुछ ही महीनों में उन्होंने इस बीमारी को मात दे दी। संजय दत्त की कहानी किसी फिल्म की तरह है, जहां शोहरत भी है, दौलत भी, नशा भी, अपराध भी, सजा भी और सबसे बड़ी बात कमबैक भी। लेकिन इसके पीछे छुपा सच ये भी है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी ऐसी ट्रेजेडीज झेली हैं कि उनसे सहानुभूति होना लाजमी है। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि इंसान चाहे जितनी बार गिरे, असली हीरो वही है जो हर बार उठकर फिर से लड़ना सीख ले। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई तो याद रखिए, यही है रिवीलिंग आईज, जहां हम आपको जिंदगी के उन सचों से रूबरू कराते हैं जिनसे अक्सर लोग आंखें चुरा लेते हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।